हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं एमपी टेट वर्ग 1 फिजिक्स के लिए जो 2018 में क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड होने पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, the value of Q and threshold energy for the reaction in मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें निकालना है। क्या निकालना है? Q वैल्यू। ठीक है, तो जो Q वैल्यू होती है ना वो किसके बराबर होती है? दैट Q वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। जो आपका बाइंडिंग एनर्जी होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास डिफेक्ट डेल्टा एम सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q, यानी Q वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम का एक फॉर्मूला होता है, ये जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये होगा Z। Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल M। ठीक है, एंड C का स्क्वायर, ये अपना डेल्टा M का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पर अगर हम Q वैल्यू निकालें तो हम कैसे लिखेंगे? दोनों में M जो है, मास जो है वो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, जिसको हम 1 AMU बोल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मास M कितना है? आयरन के लिए हमें कितना दिया हुआ है? 19, अप्रॉक्सीमेटली 18.9 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 19 क्या है? F माइनस M। ठीक है, इसको ऐसे लिखते, देखो M 19F माइनस M 19। ऑक्सीजन के लिए भी कितना दिया हुआ है? 19, तो हम यहाँ लिखेंगे 19O एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज C स्क्वायर। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू में, देखो M जो है ये M कॉमन अगर हम निकालें तो ये M जो है, मास जो है वो किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर होता है, 1 U के बराबर होता है। ठीक है, तो U को हम यहाँ से अगर कॉमन निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हमें बाहर तो क्या मिल जाएगा? UC स्क्वायर। लेकिन अंदर क्या मिलेगा? आयरन के लिए अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू अब हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा? 18.9984। ठीक है, माइनस फिर क्या है? ऑक्सीजन के लिए कितना दिया हुआ है? 19.0036। ठीक, यहाँ से UC स्क्वायर, तो आपको याद रखना है 1 UC स्क्वायर जो रहता है ना वो किसके बराबर रहता है? अप्रॉक्सीमेटली ये होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। क्योंकि हमें आंसर पूछा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें ये वैल्यू याद होना चाहिए कि 1 UC स्क्वायर किसके बराबर होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू 931.5। ठीक है, UC स्क्वायर की जगह पर इनटू में ये वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? ये वैल्यू ग्रेटर है इसलिए साइन माइनस का आया, 0.0052। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी Q वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी -4.8438। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब क्योंकि ये आंसर जो है ना किसी से भी मैच नहीं करता है, इसलिए मे बी ये वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने पूछी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैं आपको यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो Q वैल्यू होती है ना वो किसके बराबर होती है? वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ सीरीज LCR सर्किट कंटेन्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.25 हेनरी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50/π माइक्रोफेराड and a resistor of resistance 50 ohm. Calculate the phase difference between current and voltage. तो यहाँ सीधा सीधा हमारा जो phase difference का फॉर्मूला है वो लग जाएगा। मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी कैंसिल था। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको भी। यहाँ फेज डिफरेंस का फॉर्मूला अगर हम रखेंगे तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद करना है, वो क्या होता है? LCR सीरीज सर्किट के लिए फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स जीटा L माइनस जीटा C अपॉन में कैपिटल R। ठीक है, फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा ये आएगा
10 इनवर्स, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जीटा एल और जीटा सी की वैल्यू निकालते हैं। जीटा एल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जीटा सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दोनों के ही फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ये कितना होता है, ओमेगा एल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा को खोल के 2 पाई एफ इंटू में एल। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आएगा, देखो 2 इंटू में कितना पाई, पाई को हम क्या रख सकते हैं 3.14, इंटू में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, इंटू में एल क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंडक्टेंस की वैल्यू 2.25। ठीक है, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये अपना अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 706.5। ठीक है, अब अगर हम जीटा सी निकालें तो जीटा सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, या फिर 1/2 पाई एफ और इंटू में सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 इंटू में पाई, ठीक है, इंटू में एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 50, इंटू में सी, सी हमें कितना दिया हुआ है 50/पाई। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि ये कैपेसिटेंस भी हमें पाई में दिया था, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना आ जाएगा, 200। दोनों ही रिएक्टेंस हैं तो इनका जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम। देखो हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमें ये फटाफट से सॉल्व करने रहेंगे सारे क्वेश्चंस, तो यूनिट छोड़ के अपन फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। 10 इनवर्स जीटा एल क्या है, जीटा एल है आपका 706.5 माइनस जीटा सी कितना आया है 200 अपॉन में आर, आर कितना दिया हुआ था, आर है 50। ठीक, तो ये आपका कितना आ रहा है, देखो ये आपका आ रहा है फाई इज इक्वल टू कितना है, 10 इनवर्स 706.5 को माइनस करेंगे 200 से, तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 506.5 अपॉन में कितना चल रहा है 50। ठीक है, ये जीरो हटाएंगे, डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 5 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 इनवर्स, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 10 और पॉइंट, ये आएगा 13। ठीक है, 10.13। अब ये जो वैल्यू होती है ना ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 80 के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये वैल्यू होती है 84.62। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना 84.62 है, और हमें ऑप्शन में ना ये दिया ही नहीं है, मे बी इसीलिए ये वाला क्वेश्चन कैंसिल आउट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा and fixed amplitude V0 is connected in series with a capacitance C and an electric bulb of resistance R, zero inductance. Then when omega is increased, bulb glows brighter, bulb glows dimmer, total impedance of the circuit is unchanged, total impedance of the circuit increases. देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, AC सोर्स दिया हुआ है जो कि वेरिएबल है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। ये बोल रहे हैं जब हम ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लगा क्या हुआ है, बल्ब के साथ रेजिस्टेंस कितना है आर, इंडक्टेंस कैसा है 0, कैपेसिटेंस कैसा है सी। यानी यहाँ पर अगर हम रुकावट इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस जीटा सी का स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R² प्लस जीटा सी को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 1/ओमेगा²C²। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम ओमेगा की वैल्यू यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ओमेगा को बढ़ा रहे हैं, तो Z जो है इम्फिडेंस वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और पावर और इम्फिडेंस दोनों कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जैसे ही इम्फिडेंस डिक्रीज होगा पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पावर इंक्रीज होने लगेगा तो हमारा जो बल्ब है वो डिमर नहीं ब्राइटर ग्लो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कैसा होगा, करेक्ट, बल्ब ग्लोज ब्राइटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्लेस अ फंडामेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स एंड डेली वेदर वेरिएशंस। जो डेली वेदर वेरिएशंस है ना वो और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न किसकी वजह से चेंज होता रहता है, मतलब किस पर डिपेंड करता है, डिफ्यूज वो क्या कहलाता है फिनोमेना, ये पूछना चाह रहे हैं। डिफ्यूजन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। आंसर क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र। ठीक है, हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है बिटवीन द टू बॉडीज़।
अब जैसे अगर मैं बात करूँ, सन से क्या निकलती है, हीट, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है ना वो वार्म होने लगता है। जैसे ही अर्थ सरफेस वार्म होती है तो वहाँ जो एयर है उसके आसपास की वो भी वार्म होने लगेगी, जिसकी वजह से जो एयर है वो राइस होने लगती है और क्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। कौन से क्लाउड का, क्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्यूमुलस क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से डेली जो वेदर है उसमें वेरिएशंस आने लगते हैं, यानी जो प्रोसेस है हमारी वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A diffraction grating has 1.26 into 10 to the power 4 rulings uniformly spaced over a width 25.4 mm. At what angle does the first order maximum occur when light of wavelength 589 nanometer is incident on it? देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ अ इतना रूलिंग्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ रूलिंग्स यानी कैपिटल एन की वैल्यू हमें गिवन है, विड्थ भी हमें गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर यानी स्मॉल एन की वैल्यू भी गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है। सीधा सीधा हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन लैम्डा, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालें साइन थीटा तो हमें क्या मिलेगा, एन लैम्डा बाय डी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डी निकालते हैं, स्मॉल डी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डी किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है विड्थ अपॉन नंबर ऑफ रूलिंग्स। तो विड्थ कितना दिया हुआ है, 25.4 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर कितना आएगा, -3, अपॉन में एन, नंबर ऑफ रूलिंग्स कितना दिया हुआ है, 1.26 इंटू 10 टू द पावर +4, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी 20.16 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो डी कितना आ जाएगा, 20.16 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे ना तो देखो क्या आ जाएगा, एन लैम्डा, अच्छा एन की वैल्यू भी हम रखते हैं, एन क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू में एन कितना है, फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू में वेवलेंथ कितना है 589 नैनो, नैनो को रखेंगे तो 10 की पावर -9 मीटर, अपॉन में डी कितना दिया हुआ है 20.16 इंटू 10 टू द पावर -7। इन सबको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये जो वैल्यू है सॉल्व होने के बाद आपको मिलेगा 29.21 इंटू 10 टू द पावर -16, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो थीटा है वो हमारा कितना आ जाएगा 16.98 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कैसा होगा, करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ सीधा सीधा हमसे रिलेशन पूछा है, द आइंस्टाइन रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन करंट डी एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी और डिफ्यूजन करंट के बीच में एक रिलेशन पूछा है। जो हमारा रिलेशन होता है ना वो क्या होता है, डी अपॉन में म्यू इज इक्वल टू के बी टी अपॉन में चार्ज क्यू। डी क्या होता है, डिफ्यूजन करंट, म्यू क्या होता है, मोबिलिटी, के बी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ई क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज, या क्यू क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। तो यहाँ देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी अपॉन म्यू, ये चार्ज यहाँ पर ऊपर आ गया, ये वाला हमारा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर कैसा है, करेक्ट, ठीक है, डी अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू के बी टी अपॉन में ई, तो इसका सी ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The turns ratio of a transformer used in half wave rectifier is N1 N2. N1 is to N2 is equals to 12:1. The primary is connected to the power mains of 220 volt 50 hertz. Assuming the diode resistance in forward bias to be 0. फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैसा बोल रहे हैं, 0, हमें कैलकुलेट करना है डीसी वोल्टेज। देखो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ना, टर्न्स रेशियो जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में N1 अपॉन N2 कितना दिया हुआ है, 12/1, और जो मेंस यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के लिए V1 की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम N1 अपॉन N2 वाले फॉर्मूले को यूज़ करके V2 की वैल्यू निकालें, मतलब सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज की वैल्यू निकालें, तो वो किसके बराबर आएगा, देखो V2 इज इक्वल्स टू V1 और N2 अपॉन में N1। V1 की वैल्यू कितनी है 220,
N2/N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/12। 12 और 220 को कट करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमें मिलेगी कुछ 18.33 वोल्ट। ठीक है, अब वोल्टेज तो हमारा निकल गया, लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं पूछा है, ये तो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये हमसे डीसी डायरेक्ट करंट वाला वोल्टेज पूछा है ना। तो हमारा जो डीसी वोल्टेज है उसका एक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इन डीसी इज इक्वल टू V0/पाई। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है ना V2, ये होती है यार VRMS वैल्यू, तो इसमें सबसे पहले VRMS वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। VRMS इज इक्वल्स टू V0 क्या होता है √2, यानी V0 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 18.33 इंटू में 2, यहाँ पुट कर देते हैं 18.33 इंटू में √2 पाई 3.14। √2 की वैल्यू भी रख देंगे, 18.33 इंटू में √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 3.14। इन सबको हम सॉल्व करेंगे ना तो वोल्टेज अक्रॉस डीसी सर्किट जो है हमारा वो निकल के आता है 8.255 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला ही कैसा होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंडीशन ऑफ सेक्युलर इक्विलिब्रियम। सेक्युलर इक्विलिब्रियम कब होता है, जहाँ पर डिके रेट कैसा होता है, कांस्टेंट। डिके रेट कैसा होता है, डिके रेट इज कांस्टेंट। ठीक है, डिके रेट कैसा होता है, कांस्टेंट, यानी तब हमारा λ1 N1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, λ2 N2 के। सीधा सीधा हमसे पूछा है फॉर्मूला ही, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर कैसा होगा, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू गेट एनलार्ज एंड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो एनलार्ज और रियल इमेज किस केस में मिलती है, कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, उसके अलावा तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, करेक्ट, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कैसा है, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ इज यूज्ड। कॉनकेव लेंस जो है वो माइक्रोस्कोप में तो हम यूज़ नहीं करते थे, टेलीस्कोप में भी यूज़ नहीं करते, हाइपरमेट्रोपिया में भी यूज़ नहीं करते। सी ऑप्शन यहाँ पर कैसा होगा, करेक्ट। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट 1 जो है वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हो वहाँ से। इसके अलावा आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।